पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल का टाइमिंग है 727 से 323 ईस्वी पूर्व। इसके वस्तु अवशेष पूर्व मौर्य काल का टाइमिंग है 727 से 323 ईस्वी पूर्व। वस्तु अवशेष मिले हैं गिरिब्रज के ध्वंसा अवशेष राजगिरी विहार से मिला है। फिर लौर्य नंदनगढ़ का शमशान क्षेत्र चंपारण बिहार से मिले। और फिर सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार से मिला। सोनभंडार गुफा राजगिरी बिहार से मिला। और एक ही उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से मिला कौशाम्बी का बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे गिरिब्रज के ध्वंसावशेष जो कि राजगिरी बिहार में है। यह एक राजधानी प्राचीन थी जो साइक्लोपियन वॉल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 12 से 13 फीट ऊंची व 17 फीट मोटी तथा 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार थी। इसका उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। प्राचीन नाम साइक्लोपियन वॉल था और उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। 12 × 13 × 17 40 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ठीक है, इतना ही था इसमें गिरिब्रज के ध्वंसावशेष में। अब हम पढ़ेंगे लौर्य नंदनगढ़ का शमशान क्षेत्र जो कि है चंपारण बिहार में। यहाँ से उत्खनन में डॉक्टर ब्लैक को एक स्वर्ण पत्र पर अंकित नग्न देवी या पृथ्वी देवी की आकृति प्राप्त है। उत्खनन डॉक्टर ब्लैक ने किया और यहाँ से स्वर्ण पत्र मिला है जिस पर नग्न देवी और पृथ्वी देवी की आकृति अंकित है। इधर से लौर्य नंदन के शमशान क्षेत्र जो कि चंपारण बिहार में है। उसके बाद में फिर से राजगिरी बिहार में सप्तपर्णी गुफा, जैसे कि नाम ही दर्शा रहा है, सप्तपर्णी मतलब 7 गुफा। यह 7 गुफा है जिनका निर्माण अजातशत्रु ने कराया था। यह गुफा राजगिरी में वैभवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। राजगिरी की वैभवगिरी पहाड़ी पर संभवतः प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी गुफा में हुआ है। ठीक है, इसमें 7 गुफा है। ये राजगिरी के वैभवगिरी पहाड़ी पर है। इसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया और यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किधर? सप्तपर्णी गुफा में। अब सोनभंडार गुफा राजगिरी बिहार, इसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। इसमें मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है जिस पर औबदार पॉलिश की गई है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म की गुफा है। निर्माण अजातशत्रु ने करवाया है और यहाँ पर प्रवेश द्वार मेहराब युक्त है और औबदार पॉलिश की हुई है। अभी एक बचा है घोषितराम विहार जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। यह एक बौद्ध विहार है जिसका निर्माण बुद्ध के आवास के लिए घोषित नामक व्यापारी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद सर्वप्रथम यहाँ एक स्तूप बनवाया गया। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध इस विहार में अनेक बार ठहरे थे। यहाँ से उत्खनन में सतदल कमल की आकृति वाला एक दीपक मिला है। घोषितराम विहार जो कि कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश में है, यह एक विहार है जहाँ पर बुद्ध के आवास के लिए एक घोषित नामक व्यापारी ने निर्माण करवाया था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद सर्वप्रथम एक स्तूप बनवाया गया और कहा जाता है इसमें महात्मा बुद्ध विहार में अनेकों बार ठहरे थे। और यह उत्खनन के टाइम पे यहाँ पे सतदल कमल की आकृति वाला एक दीपक मिला है। ठीक है, तो ये हो गया गिरिब्रज के ध्वंसावशेष राजगिरी बिहार, लौर्य नंदन का शमशान क्षेत्र चंपारण बिहार, फिर सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार और सोनभंडार गुफा
राजगिरी बिहार और गोशीतराम बिहार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे मूर्ति शिल्प अवशेष। परखम यक्ष या अजातशत्रु की प्रतिमा। यह मथुरा के प्रथम नामक स्थान से प्राप्त है और मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। ऊंचाई 9 फीट। परखम यक्ष या अजातशत्रु की प्रतिमा। परखम अजातशत्रु 9 फीट का है और 9 फीट का है। मथुरा के प्रथम नामक स्थान से प्राप्त है और मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। अजयउद्दीन व नंदीवर्धन की प्रतिमा पटना यक्षी पटना से प्राप्त है, कोलकाता में संग्रहित है। पटना में प्राप्त है और कोलकाता में संग्रहित है। अजयउद्दीन व नंदीवर्धन की प्रतिमा पटना यक्षी। बेसन नगर यक्षी ग्वालियर से प्राप्त 6 फुट 7 इंच ऊंची प्रतिमा है, कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। और मनसा देवी की प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। परखम अजातशत्रु और मनसा देवी मथुरा संग्रहालय और बाकी के अजयउद्दीन और बेसन नगर यक्षी कोलकाता संग्रहालय। ठीक है, ये हो गया पूर्व मौर्य काल। अभी हम पढ़ेंगे मौर्य काल। गुफाएं। भारत में शिलाकृत गुफाओं का प्रारंभ लगभग 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में शिलाशयों का प्रारंभ लगभग 300 ईस्वी पूर्व से हुआ। चैत्य गुफा के प्रथम उदाहरण मौर्य काल से पाए जाते हैं। चैत्य के प्रथम उदाहरण मौर्य काल टाइम से माने जाते हैं। अशोक के नहीं, कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर लिखवाए जिन्हें गुहालेख कहा जाता है। जो अशोक के नहीं, कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया है जिसे गुहालेख कहा जाता है। इनमें बराबर नागार्जुन की गुफाएं प्रमुख है। ये गुफा में आजीवन संप्रदाय को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। यह गुफा में आजीवक संप्रदाय को दिए गए दान का उल्लेख करता है। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर गया से दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। बराबर पहाड़ी पर प्राचीन नाम खतलिक पर्वत या प्रवर गिरी था। इसका प्राचीन नाम खतलिक पर्वत या प्रवर गिरी था। इस गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं। बराबर की गुफा गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का प्राचीन नाम खतलिक पर्वत व प्रवर गिरी था। अशोक ने निर्माण करवाया था। और यह 4 गुफा है। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा और लोमश ऋषि की गुफा। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी व विश्वकर्मा गुफा, लोमश ऋषि की गुफा। ये 4 गुफा है। पहला देखेंगे सुदामा गुफा। यह गुफा सबसे प्राचीन है। इसे अशोक ने अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में बनवाया था। सबसे प्राचीन है सुदामा गुफा और अशोक ने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में बनवाया था। कर्ण चौपड़ गुफा।
यह अशोक के राज्यारोहण के 19वें वर्ष में बनवाई थी। विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा यह अशोक के राज्यारोहण के 12वें वर्ष में निर्मित हुई। लोमश ऋषि की गुफा यह सबसे नवीनतम, सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा है। इस गुफा का प्रवेश द्वार हाथी के उत्कीर्ण शिल्पों से अलंकृत है तथा 2 स्तंभों पर आधारित गोल मेहराब है। इस गुफा में सर्वोत्तम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है। लोमश ऋषि की गुफा सबसे नवीन, महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर हाथी उत्कीर्ण है और शिल्पों से अलंकृत है। 2 स्तंभ पर आधारित गोल मेहराब है और ये सर्वोत्तम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बना है। पड़ेगी नागार्जुन की गुफा। यह गुफा भी बिहार के गया से 19 या 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित है। यह बराबर गुफा से 1.6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 3 गुफा है जिसे निर्माण दशरथ ने करवाया। गोपी गुफा, वड़चित गुफा, वड़िका और वही यक गुफा। गोपी गुफा यह सबसे बड़ी गुफा है और एक सुरंग के समान है। यह सबसे बड़ी गुफा है और सुरंग के समान है। गोपी गुफा, वड़िका, वड़चित गुफा, वही यक गुफा, वही यक और बराबर में नागार्जुन की पहाड़ी ग्रेनाइट की है। सीतामढ़ी गुफा राजगिरी बिहार में। सीतामढ़ी गुफा राजगिरी बिहार में है। अभी पड़ेगी मौर्यकालीन मूर्तिकला। मौर्य काल की अधिकतर मूर्तियां कोरकर के बनाई गई है। मौर्य काल की अधिकतर मूर्तियां कोरकर बनाई गई है। भारत में मूर्तिकला का वास्तविक विकास मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ। मूर्तिकला का वास्तविक विकास मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ। यह भारत में मूर्तिकला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास अशोक के समय हुआ। फर्स्ट है धौली चट्टान का हाथी। धौली चट्टान का हाथी पूरी उड़ीसा, ये उत्कीर्ण हाथी है। कालसी का हाथी, शिलाप्रज्ञापन का हाथी, उत्तराखंड देहरादून। इस पर ब्राह्मी लिपि में गच्छता में लिखे हैं। यह केवल रेखांकन के समान, गच्छता में वो रेखांकन के समान। शिला प्रज्ञापन का हाथी। जबरधारणी यक्षी, चोरी बेरर, दीदारगंज यक्षी। यह दीदारगंज पटना से प्राप्त है। पटना संग्रहालय में संग्रहित है। चूनार बलुआ पत्थर से निर्मित इस प्रतिमा में अशोककालीन मूर्तिकला की परिपक्वता दिखाई देती है। ऊंचाई 7.5 फुट है। तेली यक्षी प्रतिमा बिशनगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। त्रिमुखी यक्ष राजघाट वाराणसी से प्राप्त है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। छपरा से प्राप्त यक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। पटना से प्राप्त लेख युक्त यक्ष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। कल्पवृक्ष शीर्षरथ यक्ष ग्वालियर से प्राप्त कोलकाता में संग्रहित है। ताड़ वृक्ष शीर्षस्तंभ यक्ष
कौशाम्बी से प्राप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। पोवाया से प्राप्त लेख युक्त यक्ष मणिभद्र यक्ष ग्वालियर से प्राप्त गुज्जरी महल संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित है। पटना संग्रहालय त्रिमुखी यक्ष राजगढ़ वाराणसी प्राप्त भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तेली यक्ष की प्रतिमा रेशनगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त और कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। पटना से प्राप्त लेख युक्त यक्ष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित। सोपारा से प्राप्त यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। कपिल शीश ग्वालियर से प्राप्त कोलकाता संग्रहालय। ताड़ वृक्ष शीश स्तंभ कौशाम्बी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में के पुरातात्विक विभाग में संग्रहित है। मणिभद्र यक्ष पोवाया से प्राप्त लेख युक्त यक्ष ग्वालियर से प्राप्त गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहित है। मौर्यकाल का टाइमिंग है 323 से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य शासक की वंशावली। चंद्रगुप्त सबसे फर्स्ट था और बृहदत्त लास्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक कुणाल दशरथ संपत्तिशाली देववर्मन सतधवन और बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमिंग है 323 से 298 ईस्वी पूर्व। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके गुरु व मंत्री चाणक्य, पत्नी दुर्धरा व माता मुरी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु मंत्री चाणक्य थे, पत्नी दुर्धरा थी। इसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि में अब उसकी पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना से विवाह किया। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज इसी के समय भारत आया। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर इसने अपने जीवन का अंतिम समय श्री श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर बिताया। इसके टाइम पे ही मेगास्थनीज आया था भारत में और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की और अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर बिताया। अशोक का टाइम है 272 से 232 ईस्वी पूर्व। इसकी माता है सुभदांगी, पत्नी देवी कारुवाकी, असंधमित्रा पद्मावती, तिस्यर सीता, पुत्र महेंद्र कुणाल तिवर व पुत्री संघमित्रा चारुमती थी। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम करवाया। इसने नेपाल के ललितपत्तनम नामक नगर की स्थापना भी की थी और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उपगुप्त द्वारा बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया अशोक ने। और इस मास्की व गुजर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक व अन्य अभिलेखों में वर्धन तथा पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्यकाल प्रमुखता दरबारी कला कही जाती है, परंतु इसके दो रूप थे, एक दरबारी कला और दूसरी लोक कला। दरबारी कला में राजप्रसाद आता है, स्तूप आता है, चैत्य विहार, गुफा, स्तंभ तथा लोक कला में यक्षिणी व मूर्तियाँ आती है। मौर्यकालीन के धर्म व संस्कृति की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और तथा मेगास्थनी की इंडिका में प्राप्त होती है, पर वास्तुकला की जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। मौर्यकाल में पत्थर तथा ईंटों का प्रयोग किया गया है और मौर्यकाल की प्रमुख विशेषता है ओप या चमकदार पॉलिश थी। अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की संख्या 40 है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोककालीन अभिलेखों की भाषा थी मगधी व प्राकृत और लिपि थी 4 ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक।
और जो ब्राह्मी लिपि थी वो भारत की थी, ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान की थी, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुई है और जिसमें सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि से मिले हैं। ब्राह्मी लिपि की खोज पादेट्री फैंथेलस ने 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ पर से की थी और लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में जैन प्रिंसेस डिलेटोप्रा स्तंभ पर। और अशोककालीन सेरेक्युलस अभिलेख ग्रीक अरमाई 2 लिपि में है और फुरेदारुक लेख अरमाइक लिपि में लिखी गया है जो अफगानिस्तान में है। और अशोककालीन सबसे छोटी अभिलेख रुम्बिनी देही है। शिलालेखों की संख्या 14 है जो कि 8 स्थानों में प्राप्त है। शाहबाद, जूनागढ़, मानसेहरा, हजारा और गिरनार, जूनागढ़, धपेलीपुरी उड़ीसा और जोगढ़ गजाड़ उड़ीसा, एरनगुड़ी कुन्नूर आंध्र प्रदेश, कालची देहरादून, सोपारा जड़े महाराष्ट्र। स्थापत्य मौर्यकालीन वास्तुकला का प्रथम उदाहरण मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रताप से मिलता है जो कि काष्ठ से निर्मित है। मौर्यकालीन वास्तुकला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अशोककालीन स्तंभ है। महागोविंद मौर्य काल का प्रसिद्ध वास्तुकार था महागोविंद। और मौर्य काल में मुख्यतः चुनार के लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अभी स्तंभ की बात करेंगे। अशोककालीन स्तंभों की संख्या 30 है जिसमें से 15 अभी उपलब्ध है, जिसमें से 10 या 7 में लेख प्राप्त हुए, बाकी के लेख नहीं है। कुछ स्तंभ संभवतः अशोककालीन से पहले निर्मित हुए हैं और अशोक काल के केवल अभिलेख लिखवाए गए, जिस पर जो मिले हैं उन पर लेख लिखवाए गए। कौशाम्बी संख्या रामपुरा, बसाड़, बाखीरा, सलीमपुर के स्तंभ अभिलेख रहित स्तंभ है। बाकी के जो है सांची, सारनाथ, बोधगया, निगली वाला के स्तंभ निश्चित रूप से मौर्यकालीन है। स्तंभ की ऊंचाई अधिकतम 40 फुट है जो कि चुनार बलुआ लाल बलुआ पत्थर से एफिडस मोनोलिथिक पद्धति में बिना चौकी आधार के भूमि पर निर्मित है। स्तंभों का प्रयोग धर्म प्रचार के लिए किया गया है। स्तंभों पर ईरानी हमाम खानी प्रभाव है तथा स्तंभों की चौकी के नीचे घंटाकृति ईरानी कला की देन है। स्तंभ पर उकेरे गई हंसों की आकृति यूनानी प्रभाव की है। यूनानी हमाम खानी प्रभाव। स्तंभों पर 4 पशुओं हाथी, घोड़ा, बैल, शेर की आकृतियाँ हैं। इन पशुओं को बुद्ध की जन्म कुल, निष्क्रमण, राशि व दिशा का प्रतीक माना जाता है, जिसे सिंह शौर्य, निर्भयता, स्फूर्ति और उत्तर दिशा का प्रतीक करती है। गज चातुर्य, विशालशीलता, ऐश्वर्य पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ भूमि की उर्वरता व पश्चिम दिशा तथा अश्व राज के विस्तार दक्षिण दिशा का प्रतीक है। अभी फर्स्ट पढ़ेंगे बसाड़ बाखीरा का सिंह शीर्ष स्तंभ मुजफ्फरपुर बिहार। यह स्तंभ संभवतः पूर्व मौर्य काल का है और सबसे प्राचीन है। अभी फिर से लोरिया नंदनगढ़ का उखड़ू बेटा सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसके नीचे भाग में मोर और हंसों की आकृति बनी है। इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण ने इलाहाबाद का सिंह शीर्ष स्तंभ जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था। इस पर अशोक के बाद क्रमशः समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर ने लेख लिखवाया। बिजली रानी का अभिलेख कहा जाता है। ऊंचाई 10.6 मीटर है। इलाहाबाद का सिंह शीर्ष स्तंभ। फिर आएगा रामपुर का सिंह शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसकी बनावट लोरिया नंदनगढ़ के सिंह की तरह है। सारनाथ की सिंह शीर्ष स्तंभ उत्तर प्रदेश वाराणसी। वर्तमान में यह सारनाथ संग्रहालय में है। इसकी गोल चौकी पर 4 सिंह पीठ सटाए खड़े हैं। सिंह के ऊपर एक धर्मचक्र रखा था जो कि अब टूट चुका है। यह मौर्यकालीन मूर्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पर 3 लेख लिखे थे। पहले लेख अशोक द्वारा कुषाण था, दूसरा कुषाण था, तीसरा गुप्त काल का था। संभवतः अशोककालीन सबसे प्राचीन स्तंभ है।
सांची का खड़ा शीर्ष स्तंभ रायसेन मध्य प्रदेश। यह स्तंभ सांची स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर है। वो घड़िया तिरहुत का शीर्ष स्तंभ बिहार। ठीक है, सब शीर्ष स्तंभ पढ़ लिए। अभी पढ़ेंगे अश्व कितने हैं। पहले हम पढ़ेंगे गज। संख्या का गज तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश फारुखाबाद। और डोली का गज शीर्ष स्तंभ पुरी उड़ीसा। कालसी का गज शीर्ष स्तंभ उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, अभी वृषभ पढ़ लेते। अश्व एक ही लुम्बिनी देही का अश्व शीर्ष स्तंभ लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, वृषभ पढ़ लेते हैं। रामपुरा का वृषभ शीर्ष स्तंभ चंपारण बिहार। इसका खोज 1872 कालाई ने किया। निहार रंजन रे के अनुसार यह मौर्यकालीन तक्षण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस बेल की आकृति मोहनजोदाड़ो के बेल के समान है। वर्तमान में यह राष्ट्र भवन दिल्ली में सुरक्षित है। सलीमपुर का वृषभ शीर्ष स्तंभ मुजफ्फराबाद बिहार। इसमें शीर्ष पर 4 सांडों की आकृति है। ठीक है, अभी 2 बाकी है जो कि दिल्ली मेरठ स्तंभ। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक 14वीं सदी में दिल्ली ले आया। दिल्ली टोपरा यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। इसे भी 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था और अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में है।